उसमें क्या था कि उसमें वो कोई मफाद तलाश नहीं करता था, फायदा नहीं ढूंढता था। कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कि फायदा। हाँ, आज का हर लीडर जो है फायदा देखता है पहले, कि मैं अगर ये करूंगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। मतलब जिसको कहना चाहिए मानवता या हमदर्दी आज के दौर में नहीं है, कुछ नहीं है। आज किसी के पास भी आप जाइए तो वो काम करेगा तो ये देखेगा कि ये अगले चुनाव में मेरे साथ क्या इससे फायदा मिल सकता है मुझे। खुशामदीद, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हमारे एक प्रोग्राम किस्से भोपाल के में है और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भोपाल की एक मशहूर जानी मानी शख्सियत जनाब खालिद गनी साहब। खालिद गनी साहब भोपाल के सेफिया कॉलेज के एक स्टूडेंट लीडर हैं और उसके साथ साथ एक भोपाल के जाने माने मशहूर शायर भी हैं। आइए आज हम इनसे रूबरू करवाते हैं और राब्ता कायम करते हैं कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी पर एक रोशनी डाली जाए, किस तरह से इनके जो पुराने यादगार पल हैं, जो भोपाल की तमाम उन पुरानी चीज़ों को और पुरानी उन यादों को दिखलाती हैं, बतलाती हैं कि आखिर उस ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है, किस किस तरह से किस किस नज़रिए से भोपाल को देखा गया, कौन कौन सी मशहूर हस्तियां भोपाल के अंदर दस्तक देकर चली गईं और इतने दौर में भोपाल के अंदर किस तरह से बदलाव आया। खालिद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम किस्से भोपाल के में। खालिद साहब, आपने अपनी शुरुआत भोपाल के सेफिया कॉलेज से की थी, तो आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? जो एक दौर था, इतना वक्त, लंबा वक्त गुजर चुका है और आपने सेफिया का कॉलेज, जो कि भोपाल का काफ़ी पुराना कॉलेज है और भोपाल की राजनीति कहे तो कहीं ना कहीं के कॉलेज सेफिया कॉलेज से शुरुआत होती थी, तो उस जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश है कि आपके चैनल ने या आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे बातचीत करने आए। मतलब कौन इस ज़माने में किसी को पूछता है। अब जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं सेफी कॉलेज की, तो हाँ, इब्तदाई तालीम मेरी पहले तो जहांगीरिया स्कूल में हुई, वहाँ से आया कॉलेज सेफी कॉलेज में दाखिला लिया। उस वक्त का जो माहौल था, क्योंकि भोपाल में बहुत कम कॉलेज थे उस ज़माने में, एक तो सेफिया था, हमीदिया कॉलेज था, MVM था, MLB कॉलेज था और गांधी मेडिकल कॉलेज नया नया बना था, MSCT नया नया बना था, पॉलीटेक्निक था, ये कॉलेज थे। तो उस ज़माने की जो तालीम और तरबियत थी, उसमें असातिज़ा उस्ताद का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस ज़माने में उस्ताद की बड़ी इज्जत की जाती थी। जो मतलब प्रोफेसर होते थे, लेक्चरार होते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत इज्जत की जाती थी, बहुत एहतराम किया जाता था। आज का जैसा माहौल नहीं था कि आप किसी कॉलेज में चले जाइए तो लड़का आपको सिगरेट पीता मिल जाएगा। वो ज़माने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई सिगरेट पीता हुआ निकल जाए, या पटरियों बैठा हुआ प्रोफेसर गुजर रहा है या प्रिंसिपल गुजर रहा है, कोई कॉलेज की पटरियों बैठा हुआ नज़र आए। तो वो एक वक्त होता है, अब वो हालात, वो वक्त बदल रहे हैं धीरे धीरे। अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, तो उस वक्त जिस वक्त हमने आँख खोली, मतलब इसको आँख खोलना ही कहेंगे हम, इस 70 में गए तो उस वक्त 2 ही स्टूडेंट लीडर थे भोपाल में। एक तो थे गुफरान आज़म साहब जो मरहूम हो चुके, और एक हसना सिद्दीकी साहब थे, वो भी मरहूम हो चुके। यही पूरे भोपाल के पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे छाए हुए थे। वो बगैर इनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता था भोपाल में, वो चाहे कलेक्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हो, जो ये चाहते थे वो होता था। और ये चलता रहा और इनके साथ लोग जुड़े रहे। आज जो आप देख रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं, या जो बहुत से आपको लीडर नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इनसे ही जुड़े हुए थे, जो आज इतने मुकामात पहुंच गए, MP बन गए, सेंट्रल मिनिस्टर बन गए, या आज पार्षद बन गए, या कोई कुछ बन गया है, या कोई, वो सब। सेफिया कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था
कि जिसमें इसके फाउंडर जो थे वो थे मुल्ला सज्जाद हुसैन साहब मरहूम, और उनके साहबजादे जो थे मुल्ला फ़खरुद्दीन, वो इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। सेफिया कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जिसमें हिंदुस्तान का हर एरिया के लड़के ने आके तालीम हासिल की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। इतने बाहर और उसके बाद हिंदुस्तान से बाहर के लोग, जिसमें आपके ईरान, नाइजीरिया, कीनिया, जॉर्डन, फ़लस्तीन, कहाँ के लड़कों ने आके यहाँ तालीम हासिल नहीं की। और इस वक्त आप पूरी दुनिया में आप जाके देख लें, मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर सेफियंस ही मिलेंगे आपको। आपने अच्छा, उस वक्त क्या वजह क्या थी कि जो कॉलेज के सेक्रेटरी थे उनका जो मतलब तालीम के तय उनका जो रुझान था, वो जो उनका नर्म रवैया था तलबा के लिए, तालिब इल्मों के लिए। आज जैसा नहीं है कि काउंटर खड़े हुए फीस जमा कर दें तो बाहर निकलो, काट देंगे, नाम काट देंगे। उनका ये रवैया नहीं था फखरू भाई का। फखरू भाई का रवैया था कि किसी के पास फीस नहीं है, उसने आका तो उन्होंने उसकी फीस माफ़ कर दी, कोई भी हो। इसमें कोई ये नहीं था कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का नहीं। भोपाल का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनका एहसानमंद ना हो। आज भी दावे के साथ कह सकता हूं मैं, चाहे वो जावेद अख्तर हो और चाहे कोई भी हो। आपने बात की अभी कि पहले जो गुरु कहें हम, एक आज के देखा जाए आज की लैंग्वेज में हमें अपने गुरु कहें, उसमें पहले उनकी काफ़ी इज्जत हुआ करती थी, उनका अदब और एहतराम हुआ करता था। तो आपके गुरु और आपके जिन्होंने आपको तालीम दी और जिनकी साय में आप बड़े हुए हैं और आपने तालीम हासिल की, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? अब ऐसा है, बहुत सौ का तो इंतकाल हो गया है, बहुत से भी ज़िंदा हैं। अभी मेरे एक प्रोफेसर हैं जो जद्दे में हैं, प्रोफेसर मसरूर अली खां। जब मैं एमएससी कर रहा था ज़ूलॉजी में तो उस वक्त थे, आजकल वो जद्दे में हैं, लेकिन वो मेरे साथ फेसबुक पे हैं। अच्छा, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं मुझसे। वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं मुझसे और मेरी हर पोस्ट को पसंद करते हैं, वो उसको लाइक भी करते हैं। जैसे कई साथ अब वो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया, ज़ूलॉजी में एमएससी किया, उर्दू में एमए किया, हिस्ट्री में एमए किया, एलएलबी किया, आयुर्वेद रत्न किया, साहित्य रत्न किया। कहाँ की डिग्री किसको याद रखें, वही मिसाल हो गई, किसको याद रखें। अब वो ये हाल है कि लिख रहा था मैं गुज़िश्ता वाक़यात, जल गई सब उंगलियां खालिद गनी। लिख रहा था मैं गुज़िश्ता वाक़यात, पुराने बातें, तो उंगली जल जाएंगी अब तो मेरी। वो हाल है। उस वक्त की राजनीति की बात की जाए कि जिस तरह से आज राजनीति की जाती है, और उस वक्त में जब आपने बताया कि आप कॉलेज में स्टूडेंट के लीडर थे, तो राजनीति के सफ़र को क्या देखेंगे, किस तरह से उस पर आप देखेंगे कि पहले की राजनीति में किस तरह से नए नए वाक़यात होते थे, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते थे? उस ज़माने की, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो चाहे यूथ पॉलिटिक्स हो, उसमें मुनाफा नहीं तलाशा जाता था, एक जज्बा होता था फ़ायदा पहुंचाने का। भाई यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए मूवमेंट चला। भोपाल यूनिवर्सिटी नहीं थी जिस वक्त हम लोग कॉलेज में गए, तो यूनिवर्सिटी थी, हमारे यूनिवर्सिटी विक्रम थी। उस वक्त मूवमेंट चलाया, गिरफ्तारियाँ भी हुई, पिटे भी, सब कुछ हुआ, केस हुआ, यूनिवर्सिटी कायम हुई। तो उस वक्त जो ये मतलब स्टूडेंट लीडर थे, वो उनमें कोई वो नहीं था कि हमें इससे कोई फ़ायदा मिल जाए या हम कोई ओहदा या पोस्ट हासिल कर लें। या उस वक्त की जो यूथ पॉलिटिक्स भी थी, यूथ कांग्रेस हो या कोई हो, उनका भी यह कतई मंशा नहीं था कि हमें कुछ मिल जाए। जैसे आज के दौर के अंदर है कि अगर हम कहीं के प्रेसिडेंट भी हो जाते हैं तो हम फ़ौरन डिमांड कर देते हैं कि हमें 5 साल का टिकट मिलना चाहिए, या हम फला पोस्ट पर हैं, हमें ये मिलना चाहिए, फ़ौरन डिमांड करने लगते हैं। ये चीज़ें ना, उस ज़माने में फैंस क्लब थे जो आज हर गली में फैंस क्लब बन गए हैं। कि अगर वार्ड कमेटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैंने अपना फैंस क्लब बना लिया, खालिद गनी फैंस क्लब, 25-50 लड़कों को जोड़ लिया। ये कुछ नहीं था उस ज़माने में। भाई देखिए, 2 इतने बड़े स्टूडेंट लीडर रहे, कभी इनका फैंस क्लब नहीं रहा। ग़फ़रान आज़म हसनाती कोई फैंस क्लब नहीं रहा। वो ज़िंदगी भर ये लड़ते रहे, मतलब स्टूडेंट्स की मामलों के अंदर। यूनिवर्सिटी भी बराबर जाते रहे, करते रहे, सब कुछ होता। इलेक्शन भी होते थे, गदर भी होते थे, सब कुछ होता था। सेफिया कॉलेज के एक छात्र की जो राजनीति होती थी, वो उस वक्त में काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। तो वो उस मजबूती के पीछे की राज क्या है आखिर, क्यों इतनी मजबूत थी? नहीं, उसमें ज़्यादा कि उसमें वो कोई मफाद तलाश नहीं करता था, फ़ायदा नहीं ढूंढता था।
कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कि फ़ायदा। हाँ, आज का हर लीडर जो है फ़ायदा देखता है पहले, कि मैं अगर ये करूँगा तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। मतलब जिसको कहना चाहिए मानवता या हमदर्दी आज के दौर में नहीं है, कुछ नहीं है। आज किसी के पास भी आप जाइए तो वो काम करेगा तो ये देखेगा कि ये अगले चुनाव में मेरे साथ क्या इससे फ़ायदा मिल सकता है मुझे। उस ज़माने की चीज़ें नहीं थी। एक बेलोस, मतलब इसको वो वाले ज़माने कहेंगे उर्दू में, बेलोस। बेलोस। और भोपाल की एक बता दूं ना आपको, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसको कहते हैं रवादारी। रवादारी निभाना। मतलब कोई बाहर का भी भोपाल में आ गया तो उसको गले से लगा लिया। ये नहीं कि फ़र्क महसूस किया कि ये यूपी का है या बिहार का है या वहाँ का है। हमारे साथ भी स्टूडेंट थे, मेरे साथ MSc में लड़के बाहर के, सब ज़्यादातर बाहर के थे, आंध्रा के, केरला के, कभी हमने फ़र्क नहीं महसूस किया कि कहाँ के हैं। अच्छा, किस तरह से देखा जाए कि भोपाल के अंदर जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी बातें थी और पुराने ऐसे, मतलब हम अपने एक लहजे में कहें कि भोपाल अपनी एक पहचान खोता जा रहा है, तो किस किस तरह की चीज़ें आपके सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं गुमनाम होती जा रही हैं? अरे बहुत सी चीज़ देखिए, भोपाल की जो तब विरासतें थी ना, वो सब धीरे धीरे मिटती जा रही। हशर देख ही रहे हैं आप, शीश में लगा के हशर हो रहा है। बिल्कुल है? उसका सदर मंजिल के क्या हशर हो रहा है, बेनज़ीर पैलेस का क्या हशर हो रहा है, ताजमहल का क्या हशर हो रहा है। पता इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया ना। जो आसार कदीमा जिनके अंडर में ये इमारतें हैं, उन्होंने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं की। नहीं तो वो धीरे धीरे खंडर होती जा रही है। जुमराती दरवाज़ा, आखिरी दरवाजे तो जुमराती दरवाज़ा बचा है, यानी शहर पनाह के दरवाज़ों में सिर्फ अकेला दरवाज़ा जुमराती है। अब सिर्फ एक लौता दरवाज़ा जो है जुमराती दरवाज़ा है, उसका हशर देख लीजिए आप। तो अब जब आप शाहीराव के अस्तित्व मिट जाए तो उसमें क्या कर सकता है कोई सवाल ही आता है ना कि उसमें क्या कर सकता है जब आप शाहीराव को ये खंडर हो जाएं। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं भाई। हम सुधर जाएंगे तो भोपाल सुधर जाएगा। बिल्कुल, हम सुधर जाएं तो भोपाल सुधर जाएगा। ज़्यादा कब्जे किसके हैं इन जगहों पे? भोपालियों कब्जे। आप शुरुआत से ही काफ़ी एक खुश मिजाज रहे हैं, आपने घुलना मिलना और दोस्ती करना आपके अंदर काफ़ी अच्छा रहा है। उस वक्त में हाँ, अब हाल ये बड़े बड़े सुनो, अब हाल ये तरसते हैं दुश्मनी के लिए, तमाम शहर के लोगों से दोस्ती कर ली। अब तरसते हैं, अब हाल ये है, अब हाल ये है तरसते हैं दुश्मनी के लिए, तमाम शहर के लोगों से दोस्ती कर ली। किस किस तरह के हमारे जो सितारे हैं, फिल्मी सितारे हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई और उस वक्त में आप उनसे रूबरू हुए, और किस तरह का उस वक्त का दौर था जब आपकी मुलाकात हुआ करती थी और कहीं ना कहीं उस वक्त में टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो ख़तों के जरिए, खतों किताबत, ज़्यादातर खतों किताबत, कभी गए तो मिल ही आए। वरना ज़्यादातर जितने भी शायर, फिल्म इंडस्ट्री वाले शायर थे या लोगों से जिनकी जिसकी मुझसे पसंद आया है कोई चीज़, तो उनसे खत कथा हो जाती। उसको कहते थे कलमी दोस्ती उस ज़माने में। अच्छा, कलमी दोस्ती, कलम के द्वारा जो दोस्ती की गई, कलमी दोस्ती थी। अब उसमें बड़े बड़े लोगों से हो गई। अब वो भी समझते थे कोई बहुत और रसीदा होगा। ये उस वक्त की बात बता रहे हैं जब हम 10वें 9वें में पढ़ा करते थे। उस वक्त की दोस्ती हैं, 10वें 9वें के अंदर क्लास में पते देख लेते थे, कहीं से भी खत लिख देते थे। ढेर लगा हुआ है खतों का। अब वो एक मतलब जिसको कहना चाहिए मतलब यादगारी दस्तावेज तो बन गए हो। अगर आज उन पर रोशनी डाली जाए तो काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत कदीम लोगों के, शायर, अदीब, राइटरों के मेरे पास खतूत मौजूद हैं जो एक मतलब दस्तावेज बन गए हैं। अब वो क्या है कि अब आज के ज़माने में तो कोई खत किताबत करता नहीं है, न कोई लिखता। आजकल तो मोबाइल पे आपने उसको कर दिया, मैसेज कर दिया, उन्होंने कर दिया, व्हाट्सएप बात हो गई, खत्म। उस ज़माने में तो खत किताबत हो तो वो खत का इंतज़ार करते थे। अब हमने किसी को लिख दिया, शायद तो किसी को साहिल लुधियानवी साहब को खत लिखा हमें, तो हम इंतज़ार करते थे उसका जवाब आएगा। आपने अपने ताल्लुकात किस तरह से ख़तों के ज़रिए कोई एक यादगार पल जो आपने ख़त लिखा हो और किस तरह से उसका इंतज़ार किया जाता हो, कोई एक ऐसा ख़ास पल जो आप हमसे बताना चाहें? किसी को लिख देते थे तो रोज़ का इंतज़ार करते थे कि आज हमने इसको लिखा खत, हो सकता है जवाब भेजिए, और जवाब भी आता था। अच्छा, उन लोगों में भी देखिए आप, इतने मसरूफ़ होने के बावजूद भी मतलब उनमें कितनी मतलब अपनाइयत से थी जो वो हर खत का जवाब देते थे। यानी इतने मसरूफ़ होने के बावजूद भी साहिर साहब इतने मसरूफ़ शायर थे, साहिल लुधियानवी साहब या किरण चंद्र साहब इतने बड़े राइटर थे, या
और सोहेल अजीम आबादी साहब हैं जिनके मेरे पास खत है, खतूत हैं, वो इतने मसरूफ़ होने के बावजूद भी उसमें से खत का जवाब देते थे और माजरत भी करते थे कि भाई मैं खत का जवाब देर में दिया, इसलिए माजरत चाहता हूँ, जबकि हमने ना उनको देखा ना उन्होंने हमको देखा था। तो ये एक अपनाई थी जो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब क्या है कि आदमी ये सोचता है कि हमें इससे क्या हासिल हो जाएगा, क्या नहीं हासिल होगा, वो देख रहा है। उस ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, मतलब बेलों से दोस्ती होती थी, बेलों से मोहब्बत होती थी, जिसका कोई मोल नहीं होता था। आपसे दोस्ती हो गई तो निभा दी, और आपसे बुराई है तो ठीक है। आज के वक्त में जिस तरह को हम ऑटोग्राफ बोलते हैं, ऑटोग्राफ कहते हैं, उस वक्त में शायद आपके पास कुछ फ़ोटोज़ भी हैं आपने जो हमारे साथ शेयर किए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के आपके पास एक फ़ोटोज़ है, उसके ऊपर आपके उनके सिग्नेचर भी हैं। उनको मैं लिखा था, वो वाक़या क्या था आखिर? तो खत लिखा था मैंने कि साहब आप अपना मुझे ऑटोग्राफ की तो पड़ा, उन्होंने जवाब भी दिया था। वो खत मेरे पास पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन फ़ोटो मेरे पास मौजूद है। बहुत से खतूत जो थे मेरे पास, वो मेरे एक दोस्त थे, वो ले गए थे। अब उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा था मैं इसको किताबी शक्ल में करूँगा। तो अब वो बहुत से ख़त तो मेरे पास ज़ाय हो गए। अब बहुत से ख़त अभी हैं महफूज, जो मैंने आपको दिखा दिए। जी बिल्कुल, सबको दिखा दिए, बहुत से ज़ाय हो गए। बहुत से सियासी लोगों से ख़त किताबत थी, वो हैं कहीं ना कहीं एक ख़तों का दौर था। हाँ, और जिस तरह से आज टेलीफोन की दुनिया है, मोबाइल इंटरनेट की दुनिया है, उस वक्त में ख़तों के द्वारा एक दूसरे से अपने दिल की बातों को बताया जाता था। और मतलब ये कि वो जवाब आता था तो बड़े खुश होते थे, तो हमने फला को लिखा था तो जवाब आया। बाकायदा एक दूसरे की बातों को तजुर्बा होता था। वो मतलब लिखते थे तो जब वो जवाब देते थे तो उसमें मोहब्बत और खुलूस भी होता था। बिल्कुल। अब वो चीज़ें आज की जनरेशन जो है इन चीज़ों को, आज की जनरेशन को किस तरह की बातों को लेकर फ़िक्र करने की ज़रूरत है? किस तरह की बातों को लेकर फ़िक्र करने की ज़रूरत है? कि आज हम पहले के दौर में जिस तरह से आपकी एज भी देखी जाए 65 से 67 साल होने को है, और आपने हर तरह का दौर देखा है। आज जिस तरह से हम यंग हैं और आज की जनरेशन जिस तरह से खान पान और सारी चीज़ें और तहजीब और पुराने मसले मसाइल सारे भूल चुकी है, और दुनिया भी एतबार से देखा जाए तो आज की दुनिया में गुमनाम होती जा रही है। तो किस तरह से फ़िक्र करने की ज़रूरत है? आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम लोगों को, और आज के जो युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखिए, आजकल आज के जो नौजवान हैं वो अपने आप के अंदर इतना उलझा हुआ है, अपने खुद के अंदर वो अपने खुद के वजूद की तलाश कर रहा है कि मैं क्या हूँ। अपने वजूद को ढूंढ नहीं पा रहा है। उसकी वजह है कि जो बिखराव आ रहा है, जो घरों में बिखराव देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, हर चीज़ें देख रहे हैं, हर जगह तो कोई स्टेबिलिटी नहीं। सियासत में भी जो नौजवान है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर, बर्दाश्त करने का मादा ही नहीं कि उसको थोड़ी बहुत बर्दाश्त करना, किसी की घर वालों की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, दोस्तों की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो वो बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि आप सुनिए, सबकी करिए आप अपने मन की, लेकिन कम से कम सुनो तो दूसरे की कि क्या कह रहा है। और अच्छी बात हो तो कबूल कर लो, बुरी बात हो तो मत कबूल करो। भाई जो मैं कह रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगे तो कबूल करो, वरना आप इसको काट दीजिए, खत्म। इतना तो कर सकते हो, इसी में बदलाव आ जाएगा। हो सकता आपके बाद वाली नस्ल जो है वो इस चीज़ को सीखेगी कि हाँ यार ये सही कह के गए। तो भाई हम सब सुने, तो आज तो सुनने को तैयार नहीं हो आप ना। भोपाल के अंदर एक उर्दू ज़ुबान और जो यहाँ का अदब और तहजीब जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑल ओवर पूरे भारत के अंदर मशहूर है। बाहर से लोग तालीम करने यहाँ पर आते थे और हासिल करके जाते थे। तो उस वक्त में नज़रिया भोपाल का क्या था? किस तरह से भोपाल को देखा जाता था, और भोपाल को उस वक्त से लेकर आज वक्त अभी तक के वक्त में क्या बदलाव आपने देखे हैं? देखिए, जहाँ तक उर्दू ज़बान का सवाल है तो देखिए, कोई भी ज़बान जो है वो सरकारी टेकियों पे नहीं चल सकते। ये बात सुन लीजिए आप जी। सिंध के लोग हिंदुस्तान आए, सिंध से हिजरत करके आए, बिल्कुल आए थे, तबाह बर्बाद होके आए, लेकिन उनकी माँ ने चौके के अंदर सिंधी ज़बान को जिंदा रखा, चौके के अंदर। और आज भी उनके बच्चे जो सन 47 में आए, आज कौन सा सन चल रहा है, 2020, कितने साल हो गए, आज 70 साल बाद भी उनके यहाँ बच्चे जो हैं वो सिंधी ज़बान बोल रहे हैं।
लेकिन हम लोगों ने यहाँ इतना माहौल होने के बावजूद भी हम हुकूमत के सामने हाथ फैला देते हैं कि साहब उर्दू के साथ ये जुल्म हो रहा है। अरे हम अपने बच्चों को कितनी उर्दू पढ़ा रहे हैं। मैं तो साइंस का तालिब इल्म था, मैंने तो कभी पढ़ी भी नहीं थी उर्दू। मैं MSc केमिस्ट्री में किया, उसमें किया, उसके मुझे शौक था, मैंने उर्दू में किया और 2nd पोजीशन भोपाल यूनिवर्सिटी में लाया मैं। उस वक्त हम सीफे कॉलेज के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर अब्दुल कवी दस्तनवी, उनसे मैंने कहा मैं उर्दू में करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कवी दस्तनवी साहब। कहले भाई तुम साइंस के तालिब हो, तुम उर्दू। मैंने कहा साहब आप पढ़ाइए मुझे। तो ये जज्बे से होता है। अब हर चीज़ के लिए आप हुकूमत के जिम्मेदार करते हैं। उर्दू बड़ी कब बनी? 72-73 बनी। इससे पहले भी तो उर्दू थी भोपाल में। उर्दू एकेडमी 72-73 बनाई है, श्यामा चंद्र शुक्ला ने अनाउंस किया था। उसके बाद 77 में अस्तित्व में आई, जब सक्रिय चीफ मिनिस्टर थे जनता पार्टी। श्यामा चंद्र शुक्ला के ज़माने में हो गई थी, तकरीबन 40 से 50 साल हो चुके। उससे पहले उर्दू क्या हो चुकी थी। हाँ, उससे पहले उर्दू कौन? या उर्दू के बड़े कायम हो जाएगी तभी उर्दू होगी। बिल्कुल है, मतलब हर चीज़ का हम मतलब ये कि उसके लिए इंतजार में रहते हैं, कोई आसमान से गिरे हमें मिल जाए। हमने क्या किया? हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट कैंप में पढ़ाते हैं, उर्दू जानते ही नहीं है, सलाम करना नहीं जानते, सलाम अलैकुम कर रहे हैं, जबकि असल है अस्सलाम वालेकुम। वो तो तहजीब तो आप सिखा नहीं रहे, और फिर आप उर्दू पे कहते हो उर्दू के साथ ज्यादती हो रही है। आप कितने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहा हो? अपने बच्चों को आप ये भी तो सोचो, ये भी सोचना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि अपने बच्चों को हम कितना उर्दू पढ़ा रहे हैं घर में। ये भी अलिफ बे तैसे ही पढ़ा दें हम। बिल्कुल, हमें तो जो उर्दू पढ़ाई है किसी से नहीं पढ़ाई है। फिर वो दियाल साहब हेडमास्टर थे फूल मेरे स्कूल में, उन्होंने तख्ती पे लिखवाई हमसे उर्दू अलिफ बे तै से। तख्ती होती थी लकड़ी की, उस पर बर्रू के कलम से लिखवाते थे। अब जब आप ही नहीं उर्दू सीखो, दूसरा कौन सीखेगा? बिल्कुल, आपको ये तक तो आखिर आता नहीं कि गजल और गजल में क्या फर्क है। बिल्कुल, मेहंदी हसन की बड़ी उम्दा गजल थी, गजल को आप गजल कह रहे हो। कहाँ गए थे भाई? वो सारे हम गए थे इकबाल मैदान में, तो बहुत मजा आया। हाँ, ये तो आपका अंदाज है। और फिर आप दूसरों को कहते हो कि साहब उर्दू के साथ ज्यादती हो रही है। अरे जब हम खुद नहीं करेंगे उर्दू की तहफ़्फ़ुज़, या हम खुद घर में इब्तिदा नहीं करेंगे उर्दू की, तो कैसे? तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार माँ बाप हैं। आता है कि कहीं ना माँ बाप भी हैं, माँ और बाप कहीं ना जिम्मेदार कहीं हमने खुद अपने हाथों से इसको खोया है। अंदाजा लगा सकते हैं हम खुद की, कहीं ना कहीं हमने खुद नजरअंदाज किया है। तो आज हमारे सामने जो हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। आप एक काफ़ी अच्छे शायर भी हैं और आपने काफ़ी शायरियाँ भी लिखी भी हैं, तो कुछ अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेश कर सकते हैं अपने जो अल्फाज हैं, या फिर अपने जो खुद अपने शब्दों में लिखा हो। वो तो मेरी किताब छप चुकी है, एकेडमी में छाप चुकी है। 28 नवाज़ी में मेरी गज़लों की किताब छापी थी, क्यों के नाम से है, वो उर्दू एकेडमी में छापी है। क्या शेर सुनाऊँ आप? कोई भी जो आपके दिल के करीब हो। अपनों के सिलसिले में बहुत सख्त जान है, सिलसिले में बहुत सख्त जान है, सिलसिले में बहुत सख्त जान है, हिजरत कशों के वास्ते पारस बना है शहर। यानी भोपाली जो थे वो तो सिमट गए, अब जो बाहर के लोग आए उनके लिए जन्नत बन गया है। जन्नत बन गया भोपाल शहर हमारा। पारस से कहते हैं, रगड़ के पत्थर से सोना बन जाता है। कि अपनों के सिलसिले में बहुत सख्त जान है, हिजरत कशो, हिजर जो मतलब माइग्रेट होके आए उनके लिए जो है ये जन्नत बन गया है। अच्छा, एक अब्दुल्ला स्कॉलरशिप की एक शुरुआत हुई थी, हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मतलब उबैदुल्लाह स्कॉलरशिप जो है ये जनरल नवाब उबैदुल्लाह खान साहब थे। नवाब जनरल उबैदुल्लाह खान जो नवाब सुल्तान जहाँ बेगम के मजलिस साहबजादे जी। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम जो भोपाल की आखिरी लेडी हुक्मरान थी, बिल्कुल, उनके 3 साहबजादे थे। एक थे कर्नल नसरुल्लाह खान जिनकी ईदगाह लोहड़ी पूरा कहलाती थी, और एक थे जनरल उबैदुल्लाह खान जिनकी पूरी शिमला पहाड़ी उनकी थी। ये जहाँ MSCT तक साहब ये आपका ये पूरा ये जा जाता है, ये केवर भवन और फला हिंदी भवानी सब उनकी जागीर में था। पूरा ये MSCT क्या और कॉलेज क्या और क्या है सब। और तीसरे साहबजादे थे हमीदुल्लाह खान जो उनके साथ ही कसर सुल्तानी में रहते थे, जो आज का सैफी कॉलेज बन गया। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मतलब उनके एक जज्बा था उनमें कि भोपाल के लोगों को तालीम के लिए वो दिया जाए। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 रुपये उस वक्त किए थे अपनी ज़िंदगी में, और एक ट्रस्ट बना गए थे, उससे ये स्कॉलरशिप दी जाती थी। 80 या 81 82 के दरमियान जो था वो मुझे उन्होंने बुला के इसको बना दिया। तब से ये मैं तकसीम कर रहा हूँ।
इसमें यह है कि ये भोपाल, सीहोर, रायसेन के जो उस वक्त रियासत भोपाल थी, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। जो भोपाल के अतराफ में भोपाल रियासत में सीहोर, रायसेन और भोपाल, उनके बच्चों के लिए। तो 82 से 81 से बांट रहा हूँ, उसका मैं सेक्रेटरी बना हुआ हूँ। अब वो मेरे बस की नहीं रही है कि अब मैं आगे और कर पाऊँ। मैं भी कई बार कह चुका हूँ भाई किसी और को आप कर। चलिए, हम काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हर तरह से आपने निजी ज़िंदगी के बारे में और जिस तरह की आपकी उम्र के तजुर्बे हैं वो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। आखिरी जो हमारा प्रोग्राम है किस्से भोपाल के, तो कोई आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा जो आपको लगा हो कि नहीं, हमारी ज़िंदगी यहाँ से चेंज हुई है, बदलाव आया है, कोई एक ऐसा किस्सा बताएंगे आप? ऐसे सब अभी इतने तो ऐसे किस्से याद नहीं, बस यही है कि वक्त घड़ियों में कैद था खालिद, मुझ पे गुजरी हर एक घड़ी खालिद। आज हमारे साथ मौजूद थे खालिद गनी साहब, और आपने इनकी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बे आपने अपने सामने देखे कि किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को आपके सामने खोल कर रख दिया। कहीं ना कहीं खालिद गनी साहब ने शेरों और शायरियों के साथ ही पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया है, और कुछ ऐसे वाक़यों पर रोशनी डाली है जो आपको और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ख़ास प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए उन्होंने आखिरी एक पैगाम दिया है कि कहीं ना कहीं आज हमारे युवाओं में सोचने का मादा ख़त्म हो चुका है, सब्र करने का मादा ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर सब्र नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने अंदर की परेशानियों के साथ इतने बेचैन हैं जिसमें हम खुद खोए हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम को किस्से भोपाल के देखते रहें, और आइए हम फिर अब एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात करते हैं और एक नए प्रोग्राम में आपके साथ रूबरू होते हैं।